एक व्यापारी शाम के समय अपने गांव जा रहा था, लेकिन गांव जाने से पहले ही रात होने वाली थी और रास्ते में रामपुर गांव का एक जंगल था। अरे ये कौन सी जगह है? शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो रात भी हो रही है और मेरे पास इतना सारा सामान भी है। ऐसा करता हूँ, आज रात इन्हीं जंगलों में कोई अच्छी ठहरने लायक जगह तलाश लेता हूँ और सुबह होते ही फिर से अपने गांव की ओर चल दूंगा। इतना कहकर व्यापारी जंगल में एक जगह देखकर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी लाल रंग की सामान वाली पोटली रखकर सो जाता है। तभी उसे किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज थी? इस घने जंगल में भला एक स्त्री कैसे हो सकती है? शायद थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है। व्यापारी इतना कहकर फिर से सो जाता है। तभी लड़की के कदमों और उसकी पायल की झनकार और तेज हो जाती है और वो व्यापारी के बहुत करीब पहुंच जाती है। जब व्यापारी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने एक सुंदर कन्या खुद को एक नर्म वस्त्र से छुपाए हुए उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत डरी हुई थी। तुम कौन हो? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। पहले आप शांत हो जाइए और बताइए कि आप कौन हैं और आपको किससे खतरा है? मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, मुझे बचा लीजिए, वरना वो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या डाकू? अरे तू क्या कर रहा है? एक कन्या के सामने मर्द होकर डर रहा है। डाकू ही तो है। उस लड़की को तेरी मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे पीछे छुप जाओ। वो लड़की डरी हुई व्यापारी के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ कुछ डाकू घोड़े पर सवार हाथ में कुछ हथियार लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं, अरे वाह, लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज तो हमें दो लोग मिल गए लूटने के लिए। देखो, तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। वैसे तो इसमें मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है, लेकिन किसी की मदद के लिए मैं ये भी दे सकता हूँ। ये लो और हमें छोड़ दो। देखने में तो लगता है इसमें बहुत सारा माल है। चलो अब उस लड़की को भी हमारे हवाले कर दो। नहीं, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब उसे जाने दो। व्यापारी की बात सुनकर डाकू और उसके साथ एक रहस्यमयी हंसी हंसने लगते हैं। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पीछे खड़ी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और जिस वस्त्र में उसने खुद को लपेट रखा था उस चुन्नी को उतार देती है और उसके कपड़ों में छुपा खंजर वो व्यापारी के सीने में उतार देती है। भला एक डाकू की बेटी को तुझ जैसे मामूली कमजोर व्यापारी की मदद की क्या जरूरत है? क्या? डाकू की बेटी? यानी तुम सब ने मेरे साथ छल किया? देखना, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो व्यापारी अपना दम तोड़ देता है और सभी डाकू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जग्गा डाकू अपनी बेटी से कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें हमारे साथ चलना है? आप सब जाइए पिताजी, मुझे अभी इस व्यापारी से और काम है। हाँ, मैं समझ गया, तुम ध्यान से वापस आ जाना। ये कहानी है रामपुर राज्य के एक अत्याचारी जग्गा डाकू और उसकी बेखौफ बेटी मेनका की।
जो इसी प्रकार मासूम लोगों को अपने भोलेपन के जाल में फंसाकर उनका सारा माल छीनकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। लेकिन जिन भी लोगों की जान मेनका लेती थी, वो उनके मृत शरीर के साथ क्या करती थी, ये किसी को नहीं मालूम था। हालांकि इस बारे में उसके पिता भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते थे। वहीं उस राज्य से कुछ दूरी पर एक और राज्य था, माधवगढ़ राज्य, जहाँ के राजा बहुत ही नर्म दिल और बहुत ही दयालु थे। महाराज, महाराज न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ है? कौन हो तुम? अरे महाराज, आपको न्याय करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा महाराज। देखो, तुम जो भी हो, पहले अपने परिचय दो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ जो खेती में काम करके अपनी कुछ पालतू बकरियां का पालन करके अपने परिवार का गुजारा चलाता हूँ। लेकिन आज जब मैं खेतों से वापस आ रहा था, तब मैंने देखा कुछ सैनिक मेरी बकरियों को लेकर जा रहे थे। जब मैंने उन्हें ले जाने से मना किया तो उन्होंने बताया कि ये आदेश राजकुमार शांतनु का है। वो शेर का शिकार करने के लिए बकरियों को चारा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मेरी सब बकरियां अपने साथ ले गए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। बुलाओ उन सभी सैनिकों को। महाराज, बात बस यहाँ तक की नहीं है। आपको मालूम है, जब मैं राजकुमार शांतनु के पास अपनी बकरियों को वापस लेने के लिए गया तो राजकुमार शांतनु ने गुस्से में मुझ पर अत्याचार किया और मेरे खेत भी जला दिए। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, ऐसा लगता है भगवान ने हमें पुत्र नहीं, पिछले जन्म का कोई श्राप दिया है। हम इसे कितनी बार समझा चुके हैं, प्रजा के विरुद्ध ऐसा कुछ न करें जिससे कि किसी का नुकसान हो, लेकिन नहीं, उसे हमेशा अपने मन की ही करनी है। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हम सब कैसे जिएंगे महाराज? तुम चिंता मत करो मंत्री जी, आप हमारे शाही खजाने से इस गरीब किसान को कुछ धन दे दीजिए, जिससे ये अपनी खेती को दोबारा उपजाऊ बना सके और दोबारा कुछ बकरियां खरीद सके। धन्यवाद महाराज। वो आदमी वहाँ से सर झुकाए चला जाता है, लेकिन महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे तो महाराज के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र राजकुमार शांतनु और छोटा पुत्र राजकुमार अभय। दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ शांतनु एक गुस्सैल मिजाज का था, वहीं अभय बहुत सुलझा हुआ था। राजकुमार शांतनु, ये हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुमने एक गरीब किसान की बकरियां चुरा ली और उसकी फसल जला दी। तुम भले ही एक राजकुमार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दुष्ट व्यवहार से प्रजा को परेशान करोगे। हमने तुम्हें पहले भी कई बार माफ किया है, लेकिन इस बार तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। महाराज, हम इस राज्य के अगले राजा हैं, तो हम अपनी प्रजा को ये बताना चाहते हैं कि होने वाले महाराज से डर करना चाहिए। अगर प्रजा के साथ नरमी से पेश आते हैं तो मामूली सा किसान भी सर चढ़ जाता है। बस बहुत हो गया। हम इस राज्य के महाराज तुम्हें यह आदेश देते हैं कि तुम्हें पूरे 1 वर्ष के लिए इस राज्य से बाहर किया जाता है, और इस 1 वर्ष के भीतर तुम्हें हमारी एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें चंबल के जंगलों के भीतर स्थित गुफा में छुपे हुए 4 रहस्यमय रत्न खोज कर लाने होंगे। यदि 1 वर्ष के भीतर तुम हमारी शर्त पूरी कर लेते हो तो तुम्हें इस राज्य का महाराज बना दिया जाएगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम
तो तुम इस राज्य के एक मामूली से सिपाही ही बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन पिताश्री, ये सही नहीं है। आप भैया को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? ये हमारा आदेश है, और हमारा आदेश इस राज्य के हर इंसान को मानना होगा, चाहे वो हमारा पुत्र ही क्यों ना हो। मंत्री जी, आप शांतनु को कुछ मुद्राएं और कुछ मामूली वस्त्र दे दीजिए। और हाँ राजकुमार, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी तुम्हारी पहचान के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम एक राजकुमार हो। शांतनु को अपने पिता के दिए हुए आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अहंकार में चूर महल से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद महाराज अपने कक्ष की खिड़की पर गहरी सोच में डूबे हुए थे। ये देख मंत्री जी महाराज के कक्ष में आते हैं और कहते हैं, महाराज, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। हम प्रजा के लिए एक अच्छे राजा तो बन गए, लेकिन शायद एक अच्छे पिता न बन सके। हमारे अपने खून के अंदर इतना बदलाव देखकर हम हैरान हैं, और न चाहते हुए भी हमें अपने पुत्र को इतनी बड़ी सजा देनी पड़ी है। महाराज, अगर सच कहें तो आपको राजकुमार शांतनु को उस खतरनाक जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। आपको तो मालूम है, चंबल के अंदर स्थित उस गुफा में आज तक जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है, और ऐसे में राजकुमार की जान को खतरा भी हो सकता है। बस यही सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा है मंत्री जी। राजकुमार शांतनु चलते चलते अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि चंबल के जंगलों में जाने के लिए उन्हें किस राह पर जाना है। मैं चलता हूँ, यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन इससे आगे कहाँ जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजकुमार शांतनु थके हुए एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और उनके बगल में एक भिखारी अपनी सूखी रोटी लेकर बैठ जाता है। ये देखकर शांतनु का गुस्सा आसमान छू लेता है और वो उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये पेड़ किसी के बाप का थोड़ी है। पेड़ है, सबके लिए बराबर है। मैं अपना खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। तेरी ये हिम्मत हमसे जुबान लड़ा रहा है? रुक रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर शांतनु उस भिखारी को जमीन पर से धक्का दे देता है और भिखारी जमीन पर गिर जाता है। उसे थोड़ी चोट लग जाती है। हमसे उलझने की सोचना भी मत, वरना हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तभी वहाँ एक साधु आता है और उस भिखारी को उठाकर वहाँ से भेज देता है और राजकुमार शांतनु से कहता है, ये तुमने सही नहीं किया राजकुमार शांतनु। तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? मेरी पहचान मत पूछो, अपनी पहचान छिपाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ है और होने वाला है वो सब भगवान ने तय किया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना अहंकार त्याग कर उन 4 रत्नों की खोज करो। हम नहीं जानते आप कौन हो, लेकिन ऐसा लगता है आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब आप ही हमें बताओ कि हमें उन 4 रत्नों तक पहुंचने के लिए कौन सी राह तय करनी होगी। हम ये देख पा रहे हैं, एक तुम ही हो जो उन 4 रत्नों तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी 4 बातें माननी होगी। उसके बाद ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप हमें बताइए। पहली बात, हमेशा सफर में अगर एक साथी हो तो मंजिल और आसान हो जाती है। दूसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। चौथी बात, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो अपने होने का दिखावा करते हैं
आखिर में वही खंजर घोंपते हैं। अगर तुमने मेरी बताई इन 4 बातों पर अमल कर लिया तो तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस गुफा तक जाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। ठीक है साधु महाराज, मैं आपकी इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। एक और चीज, ये कड़ा अपने हाथ में पहन लो। ये तुम्हारा अंधेरे में सहारा बनेगा और ये तीर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रत्न हासिल करने के लिए आंख बंद करके अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। शांतनु साधु से आज्ञा लेकर वहाँ से उत्तर दिशा में चला जाता है। रास्ते में उसे घना जंगल नजर आता है और जंगल के पास ही उसे एक सुंदर हरे रंग का तोता जमीन पर पड़ा नजर आता है। शांतनु उसकी सुंदरता और उसे बेहोश देखकर कहता है, ऐसा सुंदर तोता हमने पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लगता है ये घायल है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार शांतनु भले ही बहुत घमंडी और क्रूर थे, लेकिन उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था और उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधों की भी जानकारी थी। इसलिए वो जंगल से औषधि बनाने के कुछ पौधे तलाश कर घायल तोते का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में तोता ठीक हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हैं। आज आपने मेरी जान बचा ली। अरे वाह, लगता है तुम एक बोलने वाले तोते हो। जी, मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। मेरी प्रजाति के सभी अनोखे तोते इंसानों की भाषा बोल और समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये बताओ, तुम घायल अवस्था में यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अपनी मस्ती में यहाँ से वहाँ उड़ रहा था। तभी एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया और उससे बचने के लिए मैं झटपटाने लगा और चील के चंगुल से तो बच गिरा, पर जमीन पर गिरने की वजह से घायल होकर बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। अब तुम जा सकते हो। अगर आपको कोई एतराज न हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अरे इसमें एतराज वाली क्या बात है? एक से भले 2 होंगे तो सफर और आसान होगा। इतना कहकर शांतनु तोते को अपने साथ ले जाता है। तोता शांतनु के कंधे पर बैठकर उससे बातें करने लगता है। चलते चलते अब रात हो गई थी। शांतनु भी बहुत थक गया था। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं आराम करते हैं और कल सुबह फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। शांतनु अपने सामान को रख कर एक पेड़ के पास सो जाता है और तोता भी उस पेड़ की डाल पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। तभी शांतनु के झोले में रखा एक छोटा सा बेर उस झोले से बाहर आ गिरता है। पास से गुजर रहा एक सांप अंधेरे में जीव समझकर उसे डस लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सूरज की किरणें जमीन पर गिरती है तो एक बड़ी सी चील सबसे ऊंची डाल पर बैठकर शांतनु को देखने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज बहुत समय बाद एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसकी आंखें निकाल लेती हूँ, उसके बाद ये अंधा हो जाएगा और तड़प तड़प के जब ये मर जाएगा तो मैं इसके शरीर के हिस्से को नोच नोच कर खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर वो चील राजकुमार शांतनु की तरफ बढ़ती है। तभी तोते की नजर उस चील पर पड़ जाती है। वो दुष्ट चील के इरादे समझ जाता है, इसलिए राजकुमार के झोले से गिरा वो बेर उठाकर वो चोंच से चील की तरफ फेंकता है। चील अपना मुंह खोलकर राजकुमार की आंखों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो बेर चील के मुंह के अंदर चला जाता है और जहरीला बेर पेट में जाते ही चील पर जहर का असर शुरू हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। जब राजकुमार की आंख खुलती है तो वो कहता है, ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस एक बार आपने मेरे प्राण बचाए और एक बार मैंने, हिसाब बराबर। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस साधु की बात सच हो गई।
एक से भले दो। देखो दोस्त, अब मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता था। अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है दोस्त, तुमने मेरी यहाँ तक बहुत मदद की है और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शांतनु आगे का सफर अकेला तय करता है। चलते चलते वो रामपुर के जंगलों तक पहुँच जाता है। तभी एक आदमी की नजर शांतनु पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक सोने का राजमहल का कड़ा देखकर वो उस रामपुर के जंगलों में बसे डाकुओं के पास जाता है और उन्हें सब बताते हुए कहता है, अरे अरे सरदार 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 सरदार, आपके लिए एक संदेश, आपके लिए एक संदेश है सरकार। अरे अरे, पहले सांस तो ले ले, तो इसके बाद कहना जो कहना है। सरदार, आपको पता है रामपुर में एक व्यक्ति आया है, देखने में बहुत सुंदर है। उसके हाथ में सोने का एक बहुत भारी कड़ा है। उसकी कीमत बहुत होगी लगता है। राजमहल से कोई है? ऐसी बात है तो लग जाओ काम पर। तभी जग्गा डाकू की बेटी मेनका अपने कमरे से बाहर आकर चेहरे पर तेज लिए अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली हूँ उस व्यक्ति के लिए। वो चाहे जो भी हो, मेरी सुंदरता के जाल में फंसकर अपने पास छिपा रखा सारा माल दे देगा। तभी एक और अज्ञात व्यक्ति सर पर कंबल ओढ़े जग्गा डाकू के पास आता है और उसे राजकुमार शांतनु के बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो ये राजकुमार शांतनु है। ये किस 4 रत्न की बात कर रहा था पिताजी? बेटी, ये वो 4 रत्न हैं जिसको पाने के लिए दुनिया भर के डाकू अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन 4 रत्नों को चंबल की उस गुफा से बचाकर नहीं लेकर आ पाया। वो 4 रत्नों को लेने जो भी उस गुफा में गया, वो मौत के हवाले हुआ है। पिताजी, मैं उन 4 रत्नों को लेकर आना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो 4 रत्न वो राजकुमार ही लेकर आएगा, लेकिन वापस जिंदा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो कुछ सोच समझकर ही ये बोल रही होगी। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मेनका इतना कहकर वहाँ से कंबल ओढ़े चली जाती है और शांतनु का पीछा करने लगती है। शांतनु रामपुर के जंगलों से गुजरने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और एक लड़की बुरी हालत में शांतनु के सामने आ खड़ी होती है। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम लोग और इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम है उससे क्या मतलब है? ये लड़की हमारी है, इसे हमारे हवाले कर दो और निकलो यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो दोगे। नहीं, ऐसा मत करना, मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तुम चिंता मत करो और तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सभी डाकू शांतनु पर हमला कर देता है और शांतनु उन सभी से युद्ध करके उनको वहाँ से भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं पास में पानी लेने गई थी, तभी इन डाकुओं ने मुझे देखा और मेरे पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं जंगल में आ गई और फिर आपको मालूम ही है जो हुआ। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है। अब मैं क्या करूँ? एक लड़की को इन जंगलों में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ।
आते वक्त इसका घर ढूंढकर इसे इसके घर छोड़ दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा कीजिए, अभी आप मेरे साथ चलिए और वापस आते समय मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका बहुत चालाकी से शांतनु के साथ चंबल के जंगलों में उसके साथ चल देती है। इस बात से शांतनु बिल्कुल अनजान था। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और शांतनु मेनका को पसंद करने लगता है। चलते चलते मेनका के पैर में कांटा चुभ जाता है, इसलिए शांतनु उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे चलाता है। ऐसे ही कुछ दिनों और महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार मेनका और शांतनु चंबल के जंगलों में पहुंच जाते हैं। आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। हाँ, सही कहा आपने, हम अपनी मंजिल तक आ ही गए हैं। मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं अगर मैं सूर्य ढलने से पहले गुफा से बाहर आ गया तो हम वापस चलेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो समझ जाना मैं जीवित नहीं हूँ और तुम वापस उसी रास्ते लौट जाना। अपने पीछे देखो, ये लाल रंग इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता है, जो मैं इस जंगल में आने से पहले ही बनाता आया हूँ। तुम इस रास्ते वापस लौट जाना। मैं तुम्हारा उम्र भर यहाँ इंतजार करूंगी, तुम जल्दी आना। इतना कहकर शांतनु गुफा के अंदर चला जाता है और मेनका बाहर उसका इंतजार करती है। एक बार बस ये शांतनु वो 4 रत्न लेकर आ जाए, फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। शांतनु इस बात से बेखबर उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी शांतनु को साधु की एक बात याद आती है और उसका दिया हुआ वो सोने का कड़ा भी याद आता है। साधु ने कहा था ये कड़ा अंधेरे में सहारा बनेगा, शायद इसका कोई मतलब होगा। शांतनु अपने कड़े को देखता है और धीरे धीरे उस कड़े से एक उजाला निकलता है और धीरे धीरे उजाला होने लगता है। शांतनु देखता है कि गुफा के अंदर बहुत सारे मानव कंकाल थे। तभी उसकी नजर सामने सो रहे एक बड़े से दानव पर पड़ती है, जो सो रहा था। अच्छा, तो ये सब इस दानव ने किया है, इसलिए ही आज तक कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं आया है। मुझे कुछ भी करके वो 4 रत्न ढूंढने होंगे। इतना कहकर शांतनु धीमे कदम बढ़ाते हुए उस गुफा में यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नजर दानव के सीने में चमक रही एक रोशनी पर पड़ती है, जिसे देख वो कहता है, ये क्या है? लगता है इस दानव ने उन 4 रत्नों को अपने दिल के अंदर छुपा रखा है। मुझे कैसे भी करके उन्हें निकालना होगा। तभी शांतनु को साधु की बात याद आती है। साधु महाराज ने मुझे ये तीर दिया था और कहा था रत्न हासिल करने के लिए आंख बांधकर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। लेकिन आंख बंद करके निशाना लगाऊंगा तो निशाना कैसे लगेगा? लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अंधेरा होने से पहले मुझे ये करना होगा। तभी दानव की नींद टूट जाती है और वो शांतनु को देखकर बहुत गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी शांतनु निडर होकर उस दानव के सीने पर आंखें बंद करके निशाना लगाता है और तीर सीधा दानव के दिल में लगता है, और जिससे कि दानव के अंदर से रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होने लगती है और देखते ही देखते वो दानव एक सुंदर युवक में बदल जाता है। तो तुम कौन हो? मैं एक राजकुमार हूँ जो एक समय में और निर्दर्द था। एक दिन मैंने इन 4 रत्नों को पाने के लालच में इसकी रक्षा कर रहे साधु की हत्या कर दी और उसे मरने से पहले मुझे एक दानव बनने का श्राप दे दिया। और इन 4 रत्नों की रक्षा करने के लिए उसने इन रत्नों को मेरे सीने में छुपा दिया। जब मैंने इस साधु से गलती की माफी मांगी तो उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान मेरे सीने में इन रत्नों के बीचों बीच आंखें बंद करके निशाना लगाएगा तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है और मेरे बाद अब तुम इन 4 रत्नों की हकदार हो।
तुम इन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल में छुपा लो। अब ये तुम्हारी मृत्यु के बाद ही तुमसे दूर होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु शाम होने से पहले गुफा से बाहर आ जाता है। ये देखकर मेनका खुश हो जाती है। लगता है इसे वो 4 रत्न मिल गए। मेनका, तुम अभी तक यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, तुमने कहा था ना, मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत बाहर आ गए। दिखाओ वो 4 रत्न कहाँ हैं? शांतनु को एक बार फिर से साधु की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि अपने ही कई बार खंजर घोंपते हैं। हाँ, वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता वो कहाँ हैं। पहले मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ और तुमसे विवाह करके अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। ये सुन मेनका को गुस्सा आ जाता है और वो खुद से कहती है, कोई बात नहीं, इतने दिन का इंतजार किया है तो कुछ और देर सही। मैं इसे अपने कबीले में ले जाकर ही इससे वो 4 रत्न निकलवाऊंगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मेनका शांतनु को अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी ऐसे थे जैसे वो कोई डाकू नहीं बल्कि गरीब गांव वाले हैं। मेनका ने पहले ही अपने एक साथी के द्वारा खबर पहुंचा दी थी, जहां सभी शांतनु के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जग्गू शांतनु से कहता है, हमें खुशी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा वर मिल रहा है। हम 2 दिन बाद आप दोनों का विवाह करवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी मेनका, राजकुमार को उनके कमरे में ले जाओ। जी पिताजी। मेनका किसी भी तरह राजकुमार शांतनु के पास छुपे वो 4 रत्न लेना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे उसकी जान भी लेनी पड़े। वो राजकुमार को कमरे में ले जाती है और हंसकर बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ जाती है। शांतनु उस बेड पर लेटने ही वाला था कि तभी वहाँ उसे साधु की बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि किसी अनजान के घर के बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। इतना कहकर शांतनु उस बिस्तर को सही से देखने लगता है, जिसके नीचे नुकीले कांटे लगे हुए थे। ये देख वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये कोई षड्यंत्र है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और पूरी रात जाग कर गुजारता है। अगली सुबह मेनका शांतनु को जिंदा देखकर गुस्से में बौखला जाती है, लेकिन तभी उसके लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। अरे आप उठ गए, नींद कैसी आई? बहुत अच्छी नींद आई। ये बिस्तर बहुत ही आरामदायक था। ये लीजिए ठंडा शरबत, पी लीजिए, पूरा दिन तरोताजा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम इसे पियो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली अर्धांगिनी हो और मैं अपना सुख दुख और भोजन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं ये कैसे पी सकती हूँ? क्योंकि हम कह रहे हैं। मेनका बहाना करके शरबत का गिलास छोड़ देती है। माफ करना, गलती से शरबत गिर गया, मैं दूसरा शरबत लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेनका के जाने के बाद शांतनु देखता है कि एक बिल्ली उसके कमरे में आती है और उस जमीन पर गिरे शरबत को पीते हुई मर जाती है। ये देख वो समझ जाता है कि कोई न कोई राज है जो ये लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। उसका शक मेनका पर जाता है। शायद ये सब मेनका वो 4 रत्न पाने के लिए कर रही है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने चंद दिन मेरे साथ गुजारे हैं, तब उसे देखकर नहीं लगता कि ये सब करेगी। जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। शांतनु ना तो अब उनका दिया हुआ कुछ खाता है और ना ही उनके कमरे में सोता है। ये 2 दिन निकालने उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो देखता है कि आधी रात कुछ लोग काले कपड़े पहने अपने साथ एक मरे हुए आदमी को लेकर आते हैं। फिर मेनका उस आदमी को एक घोड़े पर बांधकर अपने साथ ले जाती है। शांतनु भी सबसे बचकर उसके पीछे चल देता है। वो दोनों एक अंधेरी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत ही अजीब पेड़ था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी। मेनका इतनी रात यहाँ क्या करने आई है? शांतनु उसके पीछे जाता है और जहां वो देखता है कि एक बड़ी शैतान की मूर्ति के सामने, जिसके आगे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें तेल खौल रहा था, और मेनका काले कपड़े पहनी उस शैतान की पूजा करके उस मृत आदमी का शरीर उस पतीले में डाल देती है
और कहती है, वाह मेरी बहन वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। बस एक आदमी की मौत और मैं काले जादू की मल्लिका बन जाऊंगी। दीदी मैं अब और नहीं कर सकती ये सब। ये मेनका किससे बात कर रही है? क्या यहाँ कोई और भी है? शांतनु थोड़ा और अंदर आकर देखता है तो उसे मेनका की जुड़वा बहन शैलजा नजर आती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये तो क्या कह रही है? दीदी जब से मैं राजकुमार शांतनु से मिली हूँ मेरे मन में उनके प्रति प्रेम भावना जागने लगी है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप उन्हें कुछ मत करना। क्या तू पागल हो गई है? तुझे मालूम भी है मैं आखिर किसकी जान लेने वाली हूँ? तेरे उस राजकुमार शांतनु की। उसे मारकर मैं वो 4 रत्न हासिल करूंगी और काले जादू की मल्लिका बनूंगी। नहीं दीदी ऐसा मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको राजकुमार से वो 4 रत्न दिलवाने की, लेकिन आप उनकी जान मत लेना। ये तू क्या बकवास कर रही है? हम डाकू हैं, हम किसी पर रहम नहीं खाते, हम किसी से प्रेम नहीं करते, इसलिए चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अच्छा तो ये बात है, जो मेरे साथ थी वो शैलजा थी और जो अब है वो मेनका है। मुझे कुछ करना होगा। शांतनु मेनका के जाने का इंतजार करता है और जैसे ही मेनका वहाँ से जाती है तो शांतनु शैलजा के पास जाता है। शैलजा मुझे सब पता चल गया है। राजकुमार शांतनु आप यहाँ? अब कुछ मत कहो शैलजा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना ही प्रेम मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर सबको पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हमें तुम्हारे बहन को रोकना होगा। उसे रोकने का कोई तरीका है? मेरी बहन की जान इस मूर्ति में है। अगर ये मूर्ति टूट जाती है तो उसकी जान भी चली जाएगी। हम डाकू इस शैतान की पूजा करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले इसको ही खत्म करते हैं। इतना कहकर शांतनु एक डंडा उठाकर उस मूर्ति पर वार करता है। जैसे जैसे वो मूर्ति खंडित होती है वैसे वैसे मेनका घायल होती है। मूर्ति के टूट जाने से मेनका की मौत हो जाती है, जिसके बाद शांतनु शैलजा को अपने साथ भगाकर अपने राज्य वापस ले जाता है। 1 वर्ष पूरा बीत चुका था और शांतनु अपनी प्रेमिका को लेकर महल जाता है और अपने बेटे के बदले हुए रूप से महाराज भी बहुत खुश थे और जल्द ही वो अपने पुत्र और शैलजा का विवाह करवा देते हैं और सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।